उस ढोंगी के लिए तुमने हमारे घर में अपने कार्य को निम्न समझा? क्या यहाँ के दायित्व तुम्हारे लिए कुछ नहीं है सुलभा? साईं ने मेरी मदद की थी। सरकार, अगर आप वहां होते तो देख पाते इसका प्रचंड रूप। मंगल चरण पधारे फिर से, मंगल चरण पधारे फिर से, मंगल घन घिर आए। मंगल चरण पधारे फिर से, मंगल घन घिर आए। बरखा शीतल बन के बरसे, बरखा शीतल बन के बरसे, साईनाथ फिर आए। मंगल घन घिर आए, मंगल घन घिर आए। साईं लौट आए, साईं साईं लौट आए। बिरहा के बीत गए जो बिन साईं युग लागे। धरा गगन ये जन शिरडी के बिन साईं थे अभागे। जागे भाग जो लौटे है साईं, जागे भाग जो लौटे है साईं, शुभ ही शुभंकर लाए। साईं लौट आए, साईं साईं लौट आए। साईं लौट आए, साईं साईं लौट आए। तन शिरडी तो प्राण है साईं, जीवन साईं हमारे। जैसे तड़पे मछली जल बिन, व्याकुल हम थे सारे। हृदय कमल में साईं बसे हैं, हृदय कमल में साईं बसे हैं। साईं मन में समाए, साईं लौट आए, साईं लौट आए। शाह अज़ीमो शान है साईं, बूंद हूँ मैं वो दरिया। नूर खुदा का रोशन खुद है साईं, खुदा का जरिया। ओ साईं खुदा का जरिया। इस सीढ़ी पे पीर फरिश्ते करने सदके आए। साईं रहम फरमाए, साईं साईं रहम फरमाए। साईं रहम फरमाए, साईं साईं रहम फरमाए। नन्हे
कुलकर्णी सरकार, मैं आपका गुस्सा समझ सकता हूं, लेकिन ये वक्त अपने गुस्से पर काबू रखने का है। बाजी पलट जरूर गई है, लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ। और अब क्या होना शेष रह गया है रत्नाकर राव जी? आपने कहा था आपका दिलावर उस बैरागी से हमें मुक्ति दिलाएगा। आपकी बात मानकर उस 2 कौड़ी के दिलावर से अपने मान सम्मान की धज्जियां उड़वा ली मैंने। मन महसूस कर अपमान का घोट पीता रहा मैं। और आपके दिलावर ने क्या किया? क्या किया? सरकार, हम बताते हैं दिलावर ने क्या किया। हम भी गए थे गांव वालों के साथ आपके लिए समाचार लाने। हाँ सरकार, वो दिलावर वो तो अचानक से पलट गया सरकार, अचानक से। साई को अपना चेला बनाने वाला दिलावर खुद सरकार खुद उसका चेला बन गया। मैं तुम्हारे साथ बहुत बड़ी गलती करता रहा और तुम फिर भी मुझे गलत रास्ते से खींच कर सही रास्ते में लेके आए। भक्त बन गया उस बैरागी का। उसके चरणों में गिर पड़ा है वो दिलावर। और उसके बाद वो साईं का गुणगान करने लग गया। फिर उसके बाद गाने गाने लग गया, रहम नजर साईं, रहम नजर साईं, रहम नजर साईं, रहम नजर। हम तो बस बता रहे हैं, गाना तो दिलावर गा रहा था। हाँ सरकार। समझ में नहीं आता, दिलावर जैसा आदमी ऐसे बदल कैसे सकता है? असंभव है ये। अब तो आप रहने दीजिए रत्नाकर जी। लेकिन भूल मुझसे हुई है कि मैं आप पर विश्वास कर बैठा। मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था। मुझ जैसा शक्तिशाली सक्षम व्यक्ति उस बैरागी का बाल भी बांका न कर सका तो आपका दिलावर किस खेत की मूली? कुलकर्णी सरकार, ये मैं इंग्लैंड से लाया था। ब्रिटिशर्स इसे अपनी जेब में बहुत हिफाजत से संभाल कर रखते हैं, क्योंकि उनके लिए समय का महत्व बहुत अधिक होता है। इसे पहचानते हैं आप रत्नाकर जी? ये घड़ी आपने मुझे दी थी समय का स्मरण रखने के लिए, लेकिन लगता है इसे मुझे देने के पश्चात आप समय का महत्व भूल गए हैं। अन्यथा आपका आपके सैनिक पर नियंत्रण होता। मुझसे ज्यादा इसकी आपको जरूरत है। साई, देखो क्या हाल है हमारी द्वारका माई का। तुम्हारे कहने पर हम सबने बहुत कोशिश की, लेकिन सब बेकार। तुम्हारे बिना द्वारका माई खुद को खंडर के सिवा और कुछ भी नहीं कहलाना चाहती थी। आओ हम सब मिलकर एक बार फिर से अपनी द्वारका माई को द्वारका माई बनाएं।
शुक्रिया आप सबका। मैं जानता हूं पिछले कुछ दिनों आप सब मेरी खातिर बहुत परेशान रहे हैं। मुझे शिरडी वापस लाने के लिए आप सब ने अपना काम काज छोड़कर बहुत लंबी यात्रा की है। आप सब अपने घर जाकर आराम कीजिए, थक गए होंगे आप लोग भी। लक्ष्मी, चंपा, तुम लोग भी अपने घर जाओ। नहीं साई, हम लोग थक नहीं गए हैं। हमें बहुत दिनों बाद अपनी द्वारका माई वापस मिली है, इसीलिए आज हम लोग बहुत जी भर के खेलेंगे। चल चंपा। थक तो तुम भी गए होगे साईं। तुम ऐसा क्यों नहीं करते, हमारे साथ घर चलो, वहां कुछ खा पी लेना। आऊंगा, शीघ्र आऊंगा भाईसा माँ, भिक्षा मांगने के लिए। फिर तुम मुझे अपने हाथ से खिलाना। क्यों छोड़कर गए थे मुझे? हाँ, मैं कहीं भी चला जाऊं भाईसा माँ, लेकिन माँ की नजर, माँ के हृदय से दूर कैसे रह सकता हूं? तभी तो तुमने मुझे सपने में भी ढूंढ ही लिया। हाँ हाँ, जा रही हूँ मैं, लेकिन अब तुम भी थोड़ा आराम कर लेना, उसके बाद ही भिक्षाटन के लिए निकलना। हाँ, चलती हूँ। अल्लाह मालिक। क्या? साई, साई लौट आए? हाँ वाइनी, सब बहुत खुश हैं। जश्न का माहौल है द्वारका माई में। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। सुलभा, मुझे सब कुछ बता। साई कहाँ थे, किसके साथ थे, कैसे आए वो वापस? दिलावर अली के साथ राहता में थे साईं। अगर तुम दोनों योग्य होते, सक्षम होते, तो मुझे दूसरे किसी और की सहायता लेने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन तुम दोनों गोबर गणेश हो, गोबर गणेश। उस बैरागी को राहता में तुम दोनों रोक क्यों नहीं पाए? कोशिश की थी सरकार। निकम्मे हो, निकम्मे तुम दोनों। हरिओम हरिओम। पानी तक नहीं है। रुक्मिणी! मूर्ख स्त्री, तुम्हारे स्वामी वाड़े में थक हार कर आए हैं, उन्हें पानी तक पूछने के लिए कोई नहीं है। बाहर पानी क्यों नहीं रखा? ये लीजिए पानी और गुड़।
दोबारा ऐसे भूल नहीं होनी चाहिए। जी। पंता जी, हम तो सरकार की मदद करने गए थे। सरकार खुश होने के बजाय हम पे ही गुस्सा हो रहे हैं। अंता जी, हमें सुलभा के बारे में सरकार को बता देना चाहिए कि ये गांव वालों की मदद कर रही थी। हो सकता है सरकार का गुस्सा और ध्यान दूसरी ओर चला जाए। शुभ कार्य में देर कैसी? सरकार, जो लोग उस बैरागी को ढूंढने के लिए गए थे, उन सब में सबसे आगे आगे कौन थी जानते हैं आप? ये सुलभा। सच तो ये है कि इसी ने सभी गांव वालों की मदद की राहता पहुंचने के लिए। अब अगर ये ना होती तो ना साई मिलता, न यहाँ शिरडी में लौट के आता। रुक्मिणी! जी। सुलभा कल काम पर आई थी? जी नहीं। उससे पूछ कि वो कल कहां गई थी। जी, वो गांव से बाहर गई थी। गांव से बाहर मतलब कहां? अगर इसे मैंने दोबारा काम पे रख लिया है तो इसके बारे में सब मुझे मालूम होना चाहिए। साई को वापस लाने राहता गई थी। उस ढोंगी के लिए तुमने हमारे घर में अपने कार्य को निम्न समझा? क्या यहाँ के दायित्व तुम्हारे लिए कुछ नहीं है सुलभा? साई ने मेरी मदद की थी। सरकार, अभी तो भीगी बिल्ली की तरह आपके सामने खड़ी है। सरकार, अगर आप वहां होते तो देख पाते इसका प्रचंड रूप। कैसे अपने ही पति को, सरकार अपने ही पति को सबके सामने खरी खोटी सुनाई इसने। और सरकार, वो बेचारा इसे और इसकी लड़की को अपनाना चाहता था। सुलभा, आज से तुम मेरे घर में रानी की तरह रहोगे, जैसे पहले रहा करती थी। मैं तुमको सौतन के साथ नहीं रहने दूंगा। बस, अब एक और शब्द बोलने की जरूरत नहीं है आपको। हरिओम हरिओम। अगर तुम्हारे लिए इस घर का कार्य महत्वपूर्ण नहीं है सुलभा,
तो अभी के अभी मैं तुम्हें काम से निकालता हूं। आत्मसम्मान की बातें उस बैरागी ने तुम्हारे मन मस्तिष्क में भरी है ना। एक स्त्री होकर अपने पति को त्यागने का दुस्साहस। तुझ जैसी स्त्री को वाड़े के आसपास भटकने की अनुमति नहीं है। आज के पश्चात मेरी चौखट पर कदम मत रखना। तुझ जैसी स्त्री अपने कर्तव्य को, अपने धर्म को भूलकर समाज की महिलाओं को कलंकित करती है, समाज को भ्रष्ट करती है। तुझ जैसी स्त्री को केवल समाज से नहीं, गांव से बाहर कर देना चाहिए। और सुन, मेरा आभार मान कि मैंने तुझे केवल काम से निकाला है। हरिओम। सुना नहीं सरकार ने क्या कहा? निकलो यहां से और दोबारा यहां मुंह मत दिखाना अपना। जाओ। कहाँ गए होंगे? सुल्तान भाई के घर पर ताला। उन्होंने बताया नहीं कि वो लोग कहीं जाने वाले हैं। और आंगन को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे भाईजान 1-2 दिन पहले ही यहाँ से गए होंगे। हाँ, वैसे वो हमें बिना बताए गांव छोड़कर कभी जाते नहीं हैं। ऐसे अचानक चले जाने का क्या कारण हो सकता है? रेहाना, सलीम, साईं। प्रणाम साईं। राम जी भला करे। क्या बात है, परेशान क्यों हो? साईं, सुल्तान भाईजान के घर पर ताला है। देखकर ऐसा लग रहा है कि वो 1-2 दिन से कहीं चले गए हैं। अब वो यहाँ नहीं है साईं, तो हमें चिंता हो रही है उनकी। हो सकता है कोई जरूरी काम आ गया हो। क्या किसी ऐसे इंसान को जानते हो जिसे बताकर सुल्तान जा सकता हो? हाँ, हरि भाऊ। वो सबसे खास दोस्त हैं भाईजान के। दांत काटी दोस्ती है उनकी। आपको यकीन नहीं होगा, हरि भाऊ और भाईजान दोनों का रिश्ता सगे भाई से भी बढ़कर है। अगर कोई भी बात होती है तो मुझे बताने से पहले भाईजान हरि भाऊ को बताते हैं और हरि भाऊ उनको। दोनों मिलजुल कर खेती करते हैं। भाईजान अपने खेतों के लिए हरि भाऊ के कुएं से पानी लेते हैं और हरि भाऊ खेत जोतने के लिए भाईजान के बैलों का इस्तेमाल करते हैं। यकीनन हरि भाऊ को जरूर मालूम होगा, लेकिन मेरे जहन में ये बात पहले क्यों नहीं आई? कोई बात नहीं, चलो चलकर उन्हीं से पूछ लेते हैं। हाँ। अब क्या करूंगी मैं? अपने भाऊ और वाइनी पे आश्रित नहीं हो सकती। उनकी मदद नहीं लूंगी मैं। अपना गुजारा करने के लिए कोई काम भी तो नहीं है मेरे पास। सुलभा, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? हाँ, गिर जाती तो चोट लग सकती थी तुम्हें। क्या हुआ है? कहाँ जा रही थी तुम? सुलभा, सब ठीक तो है ना सुलभा? कुछ ठीक नहीं है भाई साहब। लेकिन हुआ क्या है?
आश्चर्य नहीं हो रहा है मुझे ये सब सुनकर। कुलकर्णी सरकार जैसे आदमी से और क्या उम्मीद की जा सकती है। एक तो वो साई से नफरत करते हैं और दूसरा औरतें उनकी नजरों में तुच्छ हैं। मुझे अपनी चिंता नहीं है भाईजान, अपनी बेटी संध्या की चिंता है। रात मैं उसके बाबा को बोल के आई थी कि मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं, लेकिन अब तक कोई उम्मीद भी। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हो। मैं भी यहाँ नहीं था, पता नहीं भाईजान इस तरह से कहाँ चले गए, कहीं कोई मुसीबत में ना हो। सबूरी सलीम, सबूरी। यही है हरि भाऊ का घर। हरि भाऊ, हरि भाऊ। अरे सलीम, क्या हुआ? भाईजान कहाँ हैं? सब ठीक तो है ना? उनके घर पर ताला लगा है। मैं 2 दिन के लिए मनमाड गया था रजाइयां बेचने के लिए। कोई मुसीबत तो नहीं आई उन पर? आराम से सलीम, आराम से। तुम एक साथ कितने सवाल करोगे? प्रणाम साईं, प्रणाम। साईं, आपको वापस शिरडी में देखकर बहुत खुशी हुई। राम जी भला करें। अरे हरि भाऊ, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। बोलिए ना, आपको जरूर मालूम होगा कि भाईजान कहाँ है। मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। सलीम, तुम बेकार में परेशान हो रहे हो। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए। हम सबके लिए एक शुभ समाचार है। सुल्तान है ना, हमारे असलम के लिए लड़की देखने गए हैं, तुम्हारे भतीजे के लिए। क्या? हाँ, हमारे असलम के लिए लड़की देखने? हाँ। अरे देखने क्या, हम तो रिश्ता तय करके आए हैं। आप शांत हो जाइए साहब, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। हम बाद में सोचेंगे कि क्या करना है। ये क्या साहब? आपके हाथ को तो चोट लगी है। इन्हें देख रहे हो? जी। ये बच्चे नहीं हैं, ये शिरडी के तमाम चेहरे हैं। इनमें भी वही एकता है जो यहां के बड़े बुजुर्गों में है। मुझे तो विश्वास नहीं होता, ऐसा कैसे हो सकता है? कभी सुना है कि आधा गांव असंभव की तलाश में निकल पड़ा हो? न ठौर न ठिकाना, न रास्ते का पता न मंजिल का। बस ठान लिया कि किसी को वापस लाना है तो चल पड़े। साई की शक्ति उसके भक्तों से है। मैंने इससे पहले देखा था। ये मेरा है। नहीं, ये मेरा है। नहीं, ये मेरा है। मेरा है। मेरा है ये। मेरा है। मेरा है। नहीं, मेरा है। मेरा है। छोड़ो, छोड़ो। साई प्रणाम। राम जी भला करें। सुल्तान भाई, क्या वाकई में असलम का रिश्ता हो गया? हाँ हरी, असलम का रिश्ता तय हो गया है। बहुत मुबारक हो मरियम आपा।
मुबारक हो सुल्तान, ये तो बड़ी खुशी की बात है। हमारा मुंह मीठा नहीं करवाओगे? अरे क्यों नहीं कराएंगे? तो करवाइए। बहुत मुबारक हो बेटा जान। ये लीजिए साईं, आप मुंह मीठा कीजिए। राम जी भला करें। असलम बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। ये लो मुंह मीठा करो। हाँ, ये लो रेहाना, तुम भी खा लो। भाई मुझे माफ करना, मैं तुम लोगों के वापस लौटने तक का इंतजार नहीं कर पाया। लड़की वाले जिद करने लगे तो बेहद जल्दबाजी के साथ हमें लड़की देखने जाना पड़ गया। आपने बहुत अच्छा किया भाईजान। शुभ से शीघ्रम। अरे चंदू रुको रुको। अरे अरे ये लो। अरे मुंह मीठा करो। हमारे असलम का रिश्ता तय हो गया है। आज से पहले हरी भाऊ को इतना खुश कभी नहीं देखा मैंने। अरे खुश क्यों नहीं होगा? अरे असलम जैसे मेरा बेटा है वैसे ही हरी का भी उस पे हक है। ये हमारे घर की सेवइयों से ज्यादा उसके घर की पूरन पूरी खा के बड़ा हुआ है। साईं, मेरा असलम नई जिंदगी शुरू करने जा रहा है, उसके लिए दुआ कीजिए, नजरे करम कीजिए मेरे बेटे पर साईं। राम जी भला करे। मुबारक हो असलम, जिंदगी के पहले पड़ाव को पार करके तुम दूसरे पड़ाव में कदम रखने जा रहे हो। अपने माता पिता, अपने चाचा चाची, हरी भाऊ को देखो, इनसे बेहतर मिसाल तुम्हें दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। सबक लो इनसे, और कुछ भी ऐसा नया नहीं है जो इनसे बढ़कर मैं तुम्हें सिखा सकता हूं। रिश्तों के महत्व को समझो, कद्र करो इनकी, इनके सुख, इनके प्यार, इनकी एकता को देखो, क्योंकि एकता, एकजुटता और भाईचारा ही जिंदगी में सही मायनों में खुशियां लाते हैं। इन सबकी अपनी अपनी सीमाएं हैं, सबकी अपनी हद है, फिर भी ये एक दूसरे का सम्मान करते हैं, समझते हैं एक दूसरे को, ये जानते हैं कि एक दूसरे की मदद करके ही जिंदगी सुकून और शांति से जी जा सकती है। और यही हर रिश्ते, हर संबंध की बुनियाद है, आधारशिला है हर संबंध की। जब दो लोग एक दूसरे को समझते हों, एक दूसरे पर भरोसा करते हों, यहां तक कि एक दूसरे के मतभेदों का भी सम्मान करते हों, तो कोई लाख बुरा क्यों ना चाहे, उनकी एकता को कोई तोड़ नहीं सकता, उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। अल्लाह मालिक। भीमा, मैंने पंख उठाया था और तूने उसे तोड़ दिया। मैंने नहीं तोड़ा, तूने तोड़ा, और ये पंख मेरा था। तू झूठा है अली। नहीं, तू चोर है, चोर। मेरा पंख उठा के अब तक कह रहा है। अच्छा, मैं तेरे साथ कभी नहीं खेलूंगा। अच्छा, तो मैं भी नहीं खेलूंगा तेरे साथ, और आज से तू मेरा दोस्त नहीं, कट्टी। अरे क्यों तुम दोनों बेवकूफों की तरह लड़ रहे हो?
जिप्री तू बीच में मत बोल, ये हमारा आपसी मामला है। खट्टी तो खट्टी, तू नहीं है तो क्या हुआ? मैं मेरे दोस्तों के साथ खेलूंगा। तो ठीक है, रख ले उन्हें अपने साथ मेरे दोस्त हैं। और हाँ, आज से हम लोगों से बात नहीं करना तुम लोग। हाँ, नहीं करना तेरे से बात। चलो दोस्तों, नहीं खेलना इसके साथ। चलो। क्या हुआ साहब? नंदलाल, मेरे पिताजी कहा करते थे कि अगर लोगों को समझना है तो पहले उनके बच्चों को समझो, उनके बच्चों के व्यवहार को, उनके बर्ताव को अच्छी तरह से देखो, पैनी नजर रखो उस पर। अपने पिताजी की कही हुई वो बात मुझे आज समझ में आई। माफ करना साहब, लेकिन मेरे तो अभी भी समझ में नहीं आई बात। नंदलाल, तुम मूड हो, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश करो। ये बच्चे आज मुझे एक चीज समझा कर गए हैं कि लोगों के समूह को कोई ऐसी खास चीज, कीमती चीज जो उनकी पहुंच से बहुत परे हो, वो दे दो तो लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो उस खास चीज पर अपना व्यक्तिगत अधिकार समझने लग जाते हैं और फिर धीरे धीरे उस खास चीज को पाने की उनकी लालसा बढ़ती जाती है और बहुत जल्द ये लालसा लालच का रूप ले लेती है। और एक बार इनके मन में लालच आ जाता है तो फिर एक दूसरे से ईर्ष्या करनी शुरू कर देते हैं, प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं। जब एक बार ये भावनाएं मन में आ जाएं, तो ये एक दूसरे के दुश्मन बनकर एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। नंदलाल, मैं रिश्तों की इस डोर को जितना मजबूत समझता था, ये उतनी मजबूत नहीं है। थोड़ा सा जोर लगाने पर टूट भी सकती है। वो साई इन गांव वालों को श्रद्धा सबूरी का पाठ पढ़ाता रहता है। पढ़ाए, जितना जी चाहे पढ़ाए, लेकिन मुझे आज समझ में आ गया है कि अगर इनके सामने एक टुकड़ा फेंका तो ये सारे पाठ भूल जाएंगे और उस टुकड़े के पीछे भागना शुरू कर देंगे, प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे। हर किसी के लिए साई के उस पाठ पर अमल करना मुश्किल है और इनकी इसी मुश्किल से मैं अपनी राह आसान बनाऊंगा। कितना सुंदर पंख था ये, और अब देखो इनके लालच ने इसकी क्या दुर्दशा कर दी है। भिक्षाम देहि। भगवान का लाख लाख धन्यवाद कि आप वापिस आ गए साईं। आपके मुंह से भिक्षम देहि सुनकर मन को चैन मिला और तसल्ली हो गई कि शिरडी में शांति लौट आई है। राम जी भला करे। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, मुझे काम पर रख लीजिए। तो फिर आ गया? मुझे काम की बहुत जरूरत है सेठ जी। तू कितना भी नाक रगड़ ले, मैं तुम्हें काम पे नहीं रखने वाला हूं। चल निकल। नहीं सेठ जी, आप जितना चाहे डांट लो, जितना चाहे कोस लो, लेकिन मुझे काम दे दीजिए।
मुझे काम की बहुत जरूरत है। मैंने कहा ना मुझे परेशान मत कर। मैं काम तो क्या, मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ। चल निकल यहाँ से। नहीं सेठ जी, सेठ जी मेरी हालत बहुत खराब है। काम ना होने की वजह से ना ढंग से खा रहा हूँ ना जी पा रहा हूँ। चल हट यहाँ से। आज मैं असलम के पसंद की ही सारी चीजें बनाऊंगी खाने में। असलम मियाँ, अपनी आजादी के जितने मजे लेने हैं ले लो, क्योंकि चंद महीने ही बचे हैं तुम्हारे निकाह के। उसके बाद ऐसे सुकून से बैठने का मौका भी नहीं मिलेगा। क्यों भाईजान, मैंने सही कहा ना? अरे भाई, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हारे चचा बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अब तुम ही बताओ, अभी तुमने मुझे घर में सुकून से बैठे हुए देखा है कभी? तुम्हारी अम्मी जान कभी मुझे चैन की सांस लेने देती है? और हम हर वक्त उनकी खिदमत में लगे रहते हैं कि कहीं वो खफा ना हो जाए। क्यों सता रहे हो मेरे बेटे को? हाँ, और आप दोनों तो ऐसे बोल रहे हो जैसे हमें बड़ी फुर्सत रहती है। यहाँ बैठ के गप्पे कौन हाँक रहा है? हम। सही कहा आप। असलम बेटा, तू इनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत देना। शादी के बाद तू बेपनाह खुश और सुकून से रहेगा। शादी के बाद कुछ जिम्मेदारियां बढ़ती जरूर है, लेकिन उसे साझा कराने वाला, सुख दुख बांटने वाला एक हमसफर भी तो मिलता है। और इस हमसफर का साथ बेशकीमती होता है बेटा। अच्छा सुन, मैं और तेरी चाची जान तेरे पसंद का खाना बना रहे हैं। तू जा बाजार जाके बिरयानी का मसाला तो ले आ। हाँ भाई हाँ, अब इन सब की आदत डाल लो। शादी के बाद तुम्हें ये सभी सुनने को मिलेगा कि ये ले आओ, वो ले आओ, घर में ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। जाओ ले आओ। भाईजान, खानदान की पहली शादी है और हम इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हाँ सलीम मियाँ, सही कह रहे हो। दरअसल इसी सिलसिले में मैं तुमसे कुछ बात करना चाह रहा था। फरमाइए। देखो, आजकल मेरी माली हालत कुछ ठीक नहीं है, तो मैं ये सोच रहा था कि अगर तुमसे थोड़ी बहुत पैसों की मदद अगर मिल जाती। अब देखो ना, असलम भी घर बसाने जा रहा है, तो उसके लिए भी अलग से कमरा बनवाना पड़ेगा, और ऊपर से निकाह का खर्चा। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर तुमसे ये लीजिए भाईजान, अभी मेरे पास इतने ही पैसे हैं। गर्मियों का मौसम है तो धंधा भी बिल्कुल ना के बराबर है, लेकिन आप फिक्र ना करें, अभी 2 महीनों का वक्त है और इन 2 महीनों में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इंशाल्लाह सब ठीक होगा। आप बिल्कुल ये ना सोचें कि आप अकेले हैं, सब कुछ आपको करना है। असलम अगर आपका बेटा है तो मेरा भी तो भतीजा है, और फिर हमारे खानदान की रवायत रही है खुशियां और गम मिलकर बांटने की। इस मुबारक मौके पर हम अपनी जिम्मेदारियां, अपने खर्चे बराबर बांटेंगे। आज आपको जरूरत है तो मैं आपकी मदद कर रहा हूं। कल को हमारे अली का निकाह होगा तो आप खामोश थोड़ी ना बैठेंगे। अपनी हैसियत के हिसाब से जितना बन पड़ेगा उतनी तो मदद करेंगे ना अली की। जरूर जरूर जरूर। सलीम मेरे भाई, शुक्रिया।
अब मुझे किसी बात की फिक्र ना रही। मेरा भाई मेरे साथ खड़ा है। मूलचंद जी। जी साईं। मूलचंद जी, आप तो बड़े भले इंसान हैं। सभी के साथ बहुत अच्छाई से पेश आते हैं आप। यहाँ तक कि मैं जब भी आपके घर भिक्षा मांगने आता हूँ, आप कभी मुझे खाली हाथ नहीं भेजते, हमेशा भिक्षा देते हैं। फिर इस इंसान से इतनी नाराजगी क्यों? इससे इतना गुस्सा क्यों हैं आप? साईं, ये आदमी मुझे पिछले 2 महीने से परेशान कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसे काम की सख्त जरूरत है। काम के लिए बहुत परेशान है ये। ईश्वर की कृपा से आपका काम तो अच्छा चल रहा है। अगर एक और इंसान को काम दे देंगे तो आपको फायदा ही होगा, कोई नुकसान तो नहीं होगा आपको। और अगर किसी जरूरतमंद को, किसी बेरोजगार को काम देंगे तो ईश्वर भी आपको आशीर्वाद देगा, वो खुश होगा। याद रखिएगा, जैसी जिसकी नियत वैसी उसकी बरकत। साईं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। ये आदमी मेरे यहां ही काम करता था, फिर अचानक छोड़कर मेरे किसी प्रतिस्पर्धी के यहां काम करने लग गया। मुझे एक बड़ा काम मिला था जो इसकी वजह से मैं पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि अंतिम क्षणों में ये धोखा देकर चला गया था। क्योंकि ये जानता था कि जो काम मैं करने जा रहा उसके लिए मैं इस पर निर्भर हूं। इसकी वजह से मुझे बहुत नुकसान उठाना पड़ा साईं। आप तो जानते हैं साईं, एक बार ग्राहक चला गया तो वो दोबारा नहीं आता। काम बहुत बड़ा था, अगर मैं उसे करता तो मुझे और काम मिलता, मगर सब इसकी वजह से हुआ है। अब नौकरी चली गई ना तो वापस मेरे पास आया है। साईं, आप ही बताइए कि अगर अब इस आदमी को मैं काम पर रखूं तो क्यों रखूं? दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करना चाहता। ना, मुझे कुछ नहीं सुनना है रत्नाकर, कुछ नहीं। किसी भी प्रकार की योजना में ना तो मेरी रुचि है और ना मैं उसका हिस्सा बनना चाहता हूं। कुलकर्णी सरकार, बस एक आखिरी बार मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, मेरे पिताजी कहा करते थे कि व्यापार का एक उसूल है, सामने वाले की पूरी बात सुने बिना, उसका पूरा प्रस्ताव सुने बिना सौदे को हाँ या ना नहीं कहना चाहिए। और वैसे भी मैं आपको कुछ करने के लिए नहीं कह रहा। जो करूंगा मैं ही करूंगा, और अगर इस बार नाकामयाब रहा तो फिर अपना ये चेहरा आपको शिरडी में कभी नहीं दिखाऊंगा। बस इतना जान लीजिए कि जो भी करने जा रहा हूं वो आप ही के हित में होगा। आपके पिताजी की बात अपने पास रखिए, हाँ? और मेरी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुलकर्णी सरकार, आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है। मैं अच्छी तरह से समझता हूं कि आपको गुस्सा क्यों आ।
लेकिन अगर मैं आपकी जगह होता तो सामने वाले को एक आखिरी मौका जरूर देता। जरा सोचिए, मैं आपसे मांग क्या रहा हूं? सिर्फ एक मौका। और यदि आप मुझे ये मौका दे देते हैं तो बहुत जल्द आप एक और गांव के राजा बन जाएंगे। हरिओम। अब 3 गांव से एक पर आ गए तुम, हाँ? लेकिन रत्नाकर राव, पानी अब सिर के ऊपर से जा चुका है। ऐसे खोखले आश्वासन बहुत बार दे चुका है तू मुझे, लेकिन इस बार अंतर यह है कि मैं तुम्हारे झांसे में आने वाला नहीं हूं। ये खोखला आश्वासन नहीं है कुलकर्णी सरकार। मेरी खुद गवर्नर साहब से बात हुई है, वो राजी हो गए हैं। बस उनके यहां से स्वीकृति पत्र के आने का इंतजार है। क्या चाहते क्या हो तुम मुझसे? अनुमति। शिरडी में किसानों के मध्य एक प्रतिस्पर्धा कराने की अनुमति चाहता हूं आपसे। देखिए, सारी बात मैं आपको विस्तार पूर्वक समझा सकता हूं, लेकिन समय थोड़ा कम है। अगर आपकी अनुमति शीघ्र मिल जाए तो हाट बाजार बंद होने से पहले मैं नंदलाल को काम पर लगा दूं। बस थोड़ा भरोसा रखिए मुझ पर। दी, अनुमति दी। शुक्रिया सरकार। तुमने ऐसा क्यों किया? मैं भी इंसान हूं, मुझसे गलती हो गई। मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती। सेठ जी के प्रतिस्पर्धी का भी कपड़ों का व्यापार है, लेकिन इतना बड़ा नहीं। वो अक्सर मेरे पास आते थे और मुझे अपने पास काम करने के लिए कहते थे, पर मैंने हमेशा ना कहा, क्योंकि मैंने जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ भी, वो सेठ जी से ही सीखा। मैंने बचपन से इनके यहाँ काम किया। मेरी पूरी निष्ठा इनसे जुड़ी थी। पर एक दिन इनके प्रतिस्पर्धी ने मेरे सामने ऐसा प्रस्ताव रखा कि मैं उसे ना नहीं कर पाया। सेठ जी मुझे जितना वेतन देते थे उसे 3 गुना अधिक वेतन देने का प्रस्ताव रखा उन्होंने, और मैं लालच में आ गया। मैं लालची हो गया। मैं अपने बेहतर जिंदगी की ख्वाब देखने लगा, सपने देखने लगा। अगर मुझे इतने पैसे मिल गए तो मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ये सब सोचने लगा। और मैंने फैसला किया कि मैं सेठ जी की नौकरी छोड़ दूंगा। उन्होंने मुझे रोका, बहुत समझाया कि वो आदमी तुमसे झूठ बोल रहा है, पर मैंने सेठ जी की एक ना सुनी। उल्टा इनसे झगड़कर, इनके काम को बीच में ही छोड़कर मैंने इनके प्रतिद्वंदी के साथ काम करना शुरू कर दिया। ये तो रत्नाकर का आदमी है ना? हाँ, ये नगाड़ा क्यों बजा रहा है? सुनो सुनो सुनो,
पंता जी, क्या कहा नलनाल ने? सुनो। अरे लेकिन मैंने नहीं सुना, इसके लिए तो आपसे पूछ रहा हूँ पंता जी, क्या कहा उसने? सुनो सुनो सुनो। ठीक है, सरकार की जैसा आप भी मुझे डांट रहे हैं। आपका मन नहीं है बताने का तो कोई बात नहीं, मैं किसी और से पूछ लूंगा। अरे अंता जी, कोई और तब भी बताएगा जब नंदलाल कुछ बोलेगा ना। सुनिए जरा। आप सब जानते हैं हमारे साहब श्री रत्नाकर राव जी शिरडी में आप लोगों की मदद के लिए आए हैं और कुलकर्णी सरकार की सम्मति से उन्होंने किसानों के लिए एक विशेष प्रतियोगिता का आयोजन किया है। इस प्रतियोगिता में जो भी किसान प्रति बीघा सबसे ज्यादा फसल पैदा करेगा उस किसान को इस प्रतियोगिता का विजेता घोषित कर दिया जाएगा। बहुत जल्द मुझे यह एहसास होने लगा कि नई नौकरी में ना तो इज्जत है ना काम का श्रेय। नया मालिक मेरे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, जरूरत से ज्यादा काम ले रहा है, पल भर के लिए भी फुर्सत नहीं देता था। तनाव की वजह से मेरी तबीयत बिगड़ने लगी थी। समय कम बचने की वजह से मैं अपने परिवार के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहा था। लेकिन साईं संतुष्टि इस बात की थी कि मुझे 3 गुना वेतन मिलेगा। उन्होंने केवल इसलिए मुझे अपने पास काम पर रखा था ताकि सेठ जी को जो बड़ा काम मिलने वाला था वो उनके हाथ से निकल जाए। और मतलब निकल गया तो मैं रहूं या ना रहूं इनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क। अच्छा हुआ तुम इसी लायक हो। सेठ जी, आपने सही कहा। आपके साथ जो मैंने किया है उसके लिए मुझे ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। पर सेठ जी, मैंने अपनी गलती से सबक लिया है, दोबारा ऐसी गलती नहीं दोहराऊंगा। सेठ जी, मैं 2 महीने से बेरोजगार हूं। मुझे अपनी जिंदगी गुजर बसर करने के लिए काम की जरूरत है। साईं, आप तो किसी को भी खुली किताब की तरह पढ़ सकते हो। आप ही सेठ जी को बताइए ना कि मैं कैसा महसूस करता हूँ। मेरे मन में भी पश्चाताप है। मैं सेठ जी से 1000 बार माफी मांग चुका हूं, पर वो मुझे माफी नहीं कर रहे। हमारे साहब श्री रत्नाकर राव जी शिरडी में आप लोगों की मदद के लिए आए हैं और कुलकर्णी सरकार की सम्मति से उन्होंने किसानों के लिए एक विशेष प्रतियोगिता का आयोजन किया है। इस प्रतियोगिता में जो भी किसान प्रति बीघा सबसे ज्यादा फसल पैदा करेगा उस किसान को इस प्रतियोगिता का विजेता घोषित कर दिया जाएगा। उस विजेता को कोई और नहीं बल्कि हमारे श्री रत्नाकर जी खुद पुरस्कृत करेंगे। कुलकर्णी सरकार की सहमति से कल तक ये लोग हम किसानों की जमीन हड़पना चाहते थे और आज उन्हीं किसानों के लिए प्रेम जाग गया है। ये कोई साधारण प्रतिस्पर्धा नहीं है, बहुत बड़ा पुरस्कार है। विजेता को 100 या 200 नहीं, पूरे 1000 रुपए मिलेंगे। जी, उसने 1000 कहा? हाँ, 1000। क्या आपने 1000 रुपए बोला? हाँ भाई, जीतने वाले को इनाम में पूरे 1000 रुपए मिलेंगे। एक 1000 इनाम राशि?
मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। जो भी जीतेगा सोचो उसकी सारी कठिनाइयां दूर हो जाएगी। कहा उम्र बैठ के खा सकते हैं, वो भी बिना किसी काम के। साहब सही थे, गांव वालों का लालच तो अभी से दिखने लगा है मुझे। लालच में आ गया था मैं, लालची हो गया था मैंने अपने गलती से सबक ली है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है सिर्फ। पैसे से बड़ा होता है संबंध, रिश्तों के आगे कुछ मायने नहीं रखता है। मैंने आपके साथ संबंध बिगाड़ा है, अनजाने में विश्वासघात हुआ है मुझसे, और इसके भरपाई के लिए मैं कुछ भी करूंगा सेठ जी। मूलचंद जी, आपका गुस्सा बिल्कुल उचित है, क्योंकि आपने इसे सिखाया, काबिल बनाया। आप इसके साथ अच्छा व्यवहार भी करते थे, अच्छे से पेश आते थे इसके साथ, इसकी और इसके काम की कद्र भी की। पर जब ये आपको छोड़कर चला गया तो आपको लगा कि इसने आपके साथ विश्वासघात किया है, धोखा किया है आपके साथ। लेकिन अगर गौर से देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि जो कुछ भी हुआ है उसका अंदाजा तो इसे भी नहीं था, और इसने स्वीकार भी किया है कि इसने आपका विश्वास तोड़ा है। इसे पछतावा है और ये प्रायश्चित भी करना चाहता है। मूलचंद जी, गलतियां तो हम सभी से हो जाती हैं ना, पर हम उन गलतियों से तो परिभाषित नहीं होते। केवल गलतियों से ही हमारा व्यक्तित्व या हमारा चरित्र निर्धारित नहीं होता। हमारा चरित्र, हमारा व्यक्तित्व बनता है अपनी गलतियों से सीख लेकर, उन्हें सुधार कर। और इसे अपनी गलती का एहसास है, पश्चाताप भी करना चाहता है। इसके अंदर पश्चाताप की अग्नि देख सकता हूं मैं। तो अब आपको भी अपना क्रोध शांत करके इसे माफ कर देना चाहिए। मूलचंद जी, अगर ये चाहेगा तो इसे कहीं ना कहीं तो काम मिल ही जाएगा, पर ये आपकी सेवा कर कर प्रायश्चित करना चाहता है। इसलिए आप इसे दोबारा अपनी नौकरी पर रख लीजिए। साईं, आप कहते हैं तो मैं इसे दोबारा काम पर रख लेता हूं, लेकिन कृपा करके इसे एक बात कह दीजिए कि अगर आइंदा ये काम छोड़ना चाहे तो मुझे सूचित कर। उठो भाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मूलचंद जी ने तुम्हें काम तो सिखा दिया, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें तुम्हें खुद सीखना होगा। तुम किस लायक हो, कितना पारिश्रमिक तुम्हें मिलना चाहिए, ये जानने की कला तो तुम्हें आनी चाहिए। और अगर कोई तुम्हें उससे ज्यादा पारिश्रमिक देने के लिए तैयार है तो क्यों? जिस समय उस व्यापारी ने तुम्हें 3 गुना पारिश्रमिक देने की बात की थी, अगर तुमने अपने विवेक से काम लिया होता तो तुम्हें इतनी तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। लेकिन उस समय तो लालच को तुमने अपनी बुद्धि, अपने विवेक पर हावी हो जाने दिया। इसलिए जो कुछ भी हुआ सही नहीं हुआ। ये लालच में चमक इतनी होती है कि इंसान को अंधा बना देता है। वो लालची व्यक्ति को संबंध, रिश्ते नाते, दोस्ती, निष्ठा कुछ भी नहीं दिखता। उसे दिखता है
तो बस केवल अपना स्वार्थ। राम जी भला करें। जो भी किसान इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहता है वो अभी आकर यहाँ अपना नाम लिखा दे, ताकि हमें पता चल सके कि कितने प्रतियोगी हिस्सा ले रहे हैं इस प्रतियोगिता में। नामों के पंजीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है, तो आप सब लोग यहाँ पे अपना नाम लिखवा दें। मेरा भी नाम लिखिए। काश हम भी किसान होते। सच कहा अंता जी, 1000 मुझे तो 1000 तक गिनती भी नहीं आती। मुझे भी नहीं। चलिए अंता जी। ₹1000? हरिओम, उस 1 बीघे का पूरा अनाज आप ले लेते हो तब भी प्रतियोगिता की लागत नहीं निकलेगी। फिर इन भिखारियों को इतने रुपए देने की क्या आवश्यकता है? है सरदार, है। देखिए, लागत और कीमत 2 अलग अलग चीजें होती हैं। इस प्रतियोगिता की कीमत 1000 रुपए है। रुपया जरूर 1000 खर्च होगा, लेकिन मुझे जो मुनाफा होगा वो लाखों का होगा। नहीं समझे? मैं समझाता हूं। कुलकर्णी सरकार, आपको शायद अंदाजा नहीं है कि प्रतिस्पर्धा की भावना लोगों के दिलों में किस प्रकार के भाव उत्पन्न कर देती है। शुरू ये हमेशा उत्साह और उत्तेजना के साथ होती है। अभी इस समय शिरडी के लोग बहुत खुश होंगे। हर जबान पे इस प्रतियोगिता की चर्चा होगी, हर घर में इसकी बात होगी। फिर धीरे धीरे सब लोग अपने अपने ढंग से इस प्रतियोगिता को जीतने की अपनी इच्छा व्यक्त करेंगे, और उसके बाद सपने देखने शुरू करेंगे कि वो इस प्रतियोगिता से जीते हुए 1000 रुपए के साथ क्या करेंगे। अगर मैं जीता तो कुलकर्णी सरकार से भी बड़ा घर बनाऊंगा। 1000 रुपए तो मैं ही जीतूंगा। हाँ, पूरे गांव में सबसे अच्छी फसल हर साल मेरी होती है। सुल्तान, मेरा हरिभाव, हरिभाव। साई, हरिभाव, अगर ये प्रतियोगिता मैं जीत गया ना तो असलम की शादी बड़े अच्छे से कर पाऊंगा। मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। अरे हाथ क्यों फैलाओगे तुम? तुम चिंता मत करो सुल्तान, अगर मैं जीत गया ना तो भी अपने असलम की शादी बड़े धूमधाम से करेंगे हम। देखो, और ये तय है कि सबके सपने अलग अलग होंगे। अब किसी एक का सपना पूरा होने का अर्थ ये है बाकी सबके सपने टूट जाएंगे। और जैसे जैसे प्रतियोगिता करीब आती जाएगी वैसे वैसे जीतने की ये इच्छा लालच में परिवर्तित हो जाएगी। जब इनके मन में ये लालच आ जाएगा तब
यारी दोस्ती, रिश्ते नाते, परिवार जन, आस्था, विश्वास, निष्ठा, इन सब के बारे में सोचना बंद कर देंगे। मैं शिरडी के लोगों के दिलों में ऐसी ही कटुता, द्वेष, ईर्ष्या और नफरत की भावना पैदा कर दूंगा। और ऐसे में यह भी संभव है कि कुछ लोगों को अपनी जमीन से ही नफरत हो जाए, उस जमीन से जिसे उन्होंने अपना खून पसीना एक करके सींचा, और जब उन्हें उसी जमीन से अनाज की सबसे ज्यादा जरूरत थी तो उसी जमीन ने उन्हें धोखा दे दिया। अमीर बनने की चाह में वो खेती बाड़ी से विमुख हो जाएंगे और अमीर बनने के लिए दूसरे विकल्प तलाशने शुरू करेंगे, और तब उनकी इसी जमीन को कम दाम में खरीद लूंगा। और जानते हैं कुलकर्णी सरकार, इस सब में सबसे बड़ी हार किसकी होगी? किसकी? साई की। केवल 1000 रुपए की कीमत अदा करके उस साई का श्रद्धा और सबूरी का सिखाया हुआ पाठ शिरडी वासियों के दिल से हमेशा के लिए निकाल दूंगा। 1000 रुपया, केवल 1000 रुपया काफी है साई का अस्तित्व समाप्त करने के लिए। ऐसी अचूक योजना पहले क्यों नहीं बनाई रत्नाकर जी? हर चीज का समय होता है कुलकर्णी सरकार, और वैसे भी ये मेरी बनाई नीति नहीं है, अंग्रेजों की नीति है ये। तभी तो वो यहां राज कर रहे हैं। यदि हम शिरडी के लोगों के दिलों में नफरत पैदा कर देते हैं, विवाद उत्पन्न कर देते हैं, तो वो सब आपस में लड़ने में ही व्यस्त रहेंगे, एक दूसरे से जूझते रहेंगे। हरिओम। और जब ये आपस में ही जूझते रहेंगे तो फिर किसी और चीज पर इनका ध्यान ही नहीं जाएगा। तब ऐसे में साई को कौन पूछेगा? और जब भक्त ही नहीं रहेगा तो भगवान को कौन पूछेगा? इतनी बड़ी धनराशि? वही तो आई, सारे गांव में इसकी चर्चा है। आप वहां होती तो देखती। जैसे ही नंदलाल ने किसानों को अपना नाम लिखाने के लिए कहा, सारे किसान टूट पड़े, जैसे कोई भगदड़ मच गई हो। मैं तो हैरान रह गया, और इसी वजह से उस प्रतियोगिता में अपना नाम दर्ज नहीं करवाया। बिल्कुल सही किया आपने। इनाम रत्नाकर की तरफ से है। अगर वो पैसे देने वाला है तो मुझे विश्वास है इस प्रतियोगिता से किसी का भला नहीं होने वाला। और फिर रत्नाकर ने ही साई को उसकी द्वारका माई से बेदखल करने की, उसे निकालने की कोशिश की थी। भाईजा एकदम सही है। वैसे भी मुझे ये रत्नाकर है ना, इस पे जरा भी भरोसा नहीं है। अरे एक कुलकर्णी सरकार कम था क्या इस गांव में, जो वो रत्नाकर भी आ गया? जिस प्रतियोगिता में शुरू से ही इतना बवाल मचा हो, इतना कोहराम मचा हो, जिसकी शुरुआत ही ऐसी हो, उसका अंत क्या होगा? सुल्तान, काश अगर आज मेरे खुद के बैल होते मेरे पास, तो मैं खेती पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे पाता, और फिर मुझे लगता है कि मैं दूसरों से ज्यादा अनाज उगा लेता।
क्या हुआ सुल्तान? होना क्या है हरिभाऊ? कमाल की बात करते हो। क्या मेरे बैल तुम्हारे बैल नहीं है? बना दिया ना पराया? अरे नहीं। अरे छोड़ो, सालों से हम एक दूसरे की मदद करते आ रहे हैं, आज अचानक ये अपना और पराया कहां से आ गया? ये जो हमारे बीच सालों से ये लेन देन का सिलसिला चल रहा है, क्या ये यूं ही बरकरार नहीं रह सकता? बताओ। और याद है कल ही तुमने मुझसे कहा था कि अगर ये प्रतियोगिता तुम जीतते हो तब तुम असलम की शादी में मेरी मदद करोगे। कहा था। तुम जीतो या मैं जीतूं, जीत तो हम दोनों की है ना। चाचा, तुम किस फसल की बुआई करोगे? हम तो धान बोएंगे, सबसे ज्यादा उपज धान में होती है। तुम क्या बोने जा रहे हो? मैं तो प्याज बोने जा रहा था, लेकिन अब मैं बाजरा बोने की सोच रहा हूँ, क्योंकि इसे बोने से मेरे जीतने की संभावना बढ़ जाएगी। क्योंकि सब्जियों की पौधे जगह भी ज़्यादा लेते हैं और उपज कम देते हैं। इस पंख की तरह हमारे दोस्त भी दो हिस्सों में बट गए हैं। दो टोली बन गई है दोस्तों की। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। अली कहता है अगर उसके साथ खेलना है तो उसकी टोली में शामिल होना पड़ेगा। उनकी बुद्धि तो घास चरने गई है, वो जिद्दी है, लेकिन हम अपनी बात मनवाना जानते हैं। हम क्यों उनकी टोली में शामिल हुए? तो फिर हम खेलेंगे किसके साथ? हम करेंगे क्या? अच्छा हुआ साई तुम आ गए। हमारे दोनों दोस्त लड़ बैठे हैं। दो टोली बनाई है अली और भीमा ने। वो दोनों हमारे दोस्त हैं। हम किसी एक की टोली में नहीं जा सकते। लेकिन फिर हम खेले भी तो किसके साथ? ये सब केवल इस पंख के कारण हुआ है। अगर तुम अपने दोस्तों को फिर से मिलाना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। सलीम भाई को खीमा बहुत पसंद आएगा। हाँ सुलभा, भामा को भी मैंने ही काम दिया है। वो मेरे लिए कढ़ाई का काम करती है। तुम भी कर लेना। अभी मेरे पास इतने ही पैसे हैं। गर्मियों का मौसम है तो धंधा भी बिल्कुल ना के बराबर है। सलीम भाई तो कह रहे थे कि धंधा मंदा है और ये रेहाना लोगों को काम बांट रही है। नहीं, मेरे मन में ऐसा ख्याल आ भी कैसे सकता है? चिंता मत करो सुलभा, रिहाना पहले भी गांव की कई औरतों को कढ़ाई का काम दे चुकी है और मुझे विश्वास है कि अगर तुम भी कढ़ाई का काम करोगी तो बड़े आराम से तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। ये क्या? बायजा अक्का कह रही है कि रेहाना ने बहुत सी औरतों को काम देकर मदद की है और सबका गुजारा उस काम से अच्छे से हो जाता है। तो क्या ये झूठ है कि रजाई का कारोबार नहीं चल रहा है? अगर ऐसा है तो सलीम भाई को असलम के अब्बा से झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? क्यों वो हम लोगों के सामने अपनी गरीबी का रोना रोते हैं? क्यों वो कहते हैं कि कारोबार नहीं चल रहा है?
बाइज़ा का, ईमानदारी से कहूँ तो इस वक्त कारोबार पहले की तरह नहीं चल रहा है। गर्मियों में कोई रजाई भी नहीं खरीदता। लेकिन आप फिक्र ना करें, मुसीबत में अगर हम लोग एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा। इसलिए जितना मुझसे हो सकेगा मैं सुलभा को काम देने की कोशिश करूंगी। सुलभा, रिहाना ने कहा ना कि उसके पास जो भी काम होगा वो तुम्हें देगी, और मैं भी तो हूँ, मैं और 2-4 लोगों से बात करूंगी। सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। हाँ, चल ना अली, लुका छुपी खेलते हैं। मेरा दिल नहीं कर रहा खेलने का। यार एक तो हम पहले से ही इतने कम लोग हैं, उस पर से तू भी नहीं खेलेगा तो क्या मजा आएगा। मजा आए या ना आए, हम लोग जितने भी लोग हैं उसमें ही खेलने की आदत डाल लो तुम लोग। अली, भीमा कहाँ है? वो कहीं नहीं दिखाई दे रहा। मैं उसे कितनी देर से ढूंढ रही हूँ। उसके बारे में तुम मुझसे क्या पूछ रही है? वो कहीं पे भी जाए, मुझे उससे क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने उसकी टोली में जाने का फैसला कर लिया? अली, मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ कि तुम सब मेरे दोस्त हो और अपने झगड़े पे मुझे मत घसीटो। झिपरी झिपरी, कहीं तुम भीमा को तो नहीं ढूंढ रही हो ना? मैंने उसे जंगल की ओर जाते हुए देखा। वो अकेला था और उसके साथ कोई नहीं था। क्या? अकेला? उसे क्या जरूरत थी जंगल में अकेले जाने की? क्या उसे पता नहीं कि वहाँ खतरनाक जंगली जानवर रहते हैं और अगर किसी भी जानवर ने उस पर हमला कर दिया तो? हमें भीमा को ढूंढने जाना चाहिए। लेकिन तुम्हारी तो उससे लड़ाई है ना, तुम तो उससे बहुत गुस्सा हो ना। लड़ाई हुए तो क्या हुआ, मैं उसे जंगल में जाने दूं? जा उसे बाघ खा ले। नहीं नहीं। भीमा, 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 मैंने अभी अभी अली को जंगल जाते हुए देखा। मुझे लगता है फिर से वो आम के पेड़ के पास आम तोड़ने गया है। क्या? उस जंगल में तो बहुत से खतरनाक जानवर हैं। अगर उसे किसी जानवर ने कुछ कर दिया तो? मेरी माँ कहती है कि उधर एक बार एक लड़का अकेले गया था और अब तक वापस नहीं आया है। चलो उसे रोकते हैं। ये अली बिल्कुल पागल हो गया है। एक बार इसी चक्कर में अपना हाथ तोड़वा चुका है। मुझे जाना होगा। भीमा! भीमा! अली! अली! भीमा! अली! भीमा किधर है? कहीं भीमा को शेर तो नहीं खाएगा? नहीं नहीं। भीमा! अली! 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 आज तक कहीं अकेले जाने की हिम्मत नहीं की उसने। वो हमेशा मेरे साथ ही यही वही जाता था। हे भगवान, मेरे दोस्त अली की रक्षा करना। या अल्लाह, मेरे दोस्त भीमा की हिफाजत करना। अली! भीमा! भीमा! अली! भीमा! अली! भीमा! तू यहाँ है? अल्लाह का शुक्र है तू मुझे मिल गया। रुक, मैं वहाँ आता हूँ। डर गया था मैं। और तुझे अकेले जंगल आने की क्या जरूरत थी? मैं तो तुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गया, वरना मैं यहाँ क्यों आता? और तू बता, तू यहाँ आम तोड़ने क्यों आया? क्या? आम तोड़ने? मैं?
साई, ये सब क्या है? हमने तुम्हें मिलने के लिए झूठ बोला, लेकिन पहले पहले कोई असर नहीं दिख रहा था तुम दोनों पर। हमें लगा कि हम क्या करेंगे। तुम्हारी योजना काम नहीं की साई। उन दोनों ने प्रतिक्रिया नहीं की। सबूरी लक्ष्मी, सबूरी। मैं जानता हूं उनका गुस्सा पानी के बुलबुले के समान, केवल दिखावा। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे की बहुत देखभाल करते हैं और बहुत जल्द ही अपनी प्रतिक्रिया देंगे। साई बिल्कुल सही थे, योजना काम कर गई। साई, क्या ये योजना आपकी थी? क्यों किया आपने ऐसा? आप तो कहते हैं झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। हाँ साई, झूठ बोलना तो गलत बात है ना। बिल्कुल सही। जिस झूठ से किसी को दुख पहुंचे, किसी को तकलीफ हो, वो झूठ कभी भी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन अगर तुम लोगों की दोस्ती की बात करें तो ये झूठ नहीं था। सच तो ये है कि एक दूसरे के बिना तुम लोग कहीं खो गए थे। अली, क्या तुम्हारी आदत नहीं है कि तुम अभी भीमा से झगड़ा करोगे और थोड़ी देर बाद उसके ही साथ खेलोगे? और भीमा, तुम क्या तुम अली के बिना बिल्कुल अकेले नहीं हो गए थे? बोलो, क्या तुम लोगों को अलग अलग खेलने में अच्छा लग रहा था? सच तो ये है कि तुम दोनों एक दूसरे के पक्के दोस्त हो, एक दूसरे का ध्यान रखते हो, देखभाल करते हो। लेकिन बस एक छोटी सी चीज के लिए, एक पंख के लिए आपस में झगड़ा कर बैठे। क्या ये बात सही है? अच्छा तो तब होता जब तुम में से एक खुश होता कि पंख दूसरे के पास है, या फिर दोनों ही उस पंख को त्याग देते। पर तुमने त्याग किस चीज का किया? अपनी दोस्ती का। मेरी बात हमेशा याद रखना, जो चीज लोगों के बीच झगड़ा कराए उससे हम सभी को हमेशा दूर रहना चाहिए। जो चीज मन में लालच पैदा करे, वो चीज किसी के लिए भी अच्छी नहीं हो सकती। मेरी बात हमेशा ध्यान रखना बच्चों। हाँ साई। आपस में लड़ाई झगड़ा करना ये अच्छी बात नहीं है। हमें हमेशा सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।